आप अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में और महिला सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है। निर्भया और हाथरस केस में और कई अन्य मामलों में आपकी काबिले तारीफ कार्य रहा है। तो आप इस अवसर पर आप अपने विचार इन महिलाओं के लिए रखें। मैम सीमा कसवा जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आयोजक गण हैं हजरास के, उनके सभी आयोजकों को, उनके पूरे सारे सदस्यों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। माता सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है 3 जनवरी, उसके उपलक्ष्य में आपने आयोजन किया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा है इतिहास उठा करके कि जो भी जयंती मनाई जाती है, अगर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की बात करें तो ज़्यादातर जयंतियां पुरुषों की ही मनाई गई हैं, स्त्रियों की बहुत कम। आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आसीन अनु मेहरा मैम हैं जो कि प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सर अभी रंगा सर जी बोल करके गए हैं यहाँ पर कि हम लोगों के अंदर एक टीस भी है और छटपटाहट भी है कि कुछ ना कुछ बहुत बेटर किया जाना है। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ में शेयर किया। प्रोफेसर नीलम कटारिया मैम हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से उनके साथ कॉलेज परिसर में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है और हो रहा है। सविता नारवाल मैम हैं, मुकेश यादव मैम, आपने जो यहाँ पर फोक सॉन्ग जो माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए बनाया, कितना उसमें जो दर्द था कि कैसे उन्होंने पूरा संघर्ष करके कैसे उस समाज को बदलाव किया और कैसे आज उनके संघर्ष के वजह से आज सीमा यहाँ बोल पा रही है और इस मंच पर या सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, ये उनका संघर्ष था। डॉक्टर ताराचंद निवारिया सर हैं, सामने बैठे हुए हैं, जो स्वयं अम्बेडकर जी उनके बारे में बता करके गए हैं। जहाँ पर मैं देखती हूँ कि आज एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं, लोग कहते हैं मैम मैं अपनी बेटी की शादी 2 साल पहले मैंने की थी, दहेज का कर्ज हम चुका नहीं पाए और मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया गया कि या तो बेटी ने किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी का मर्डर कर दिया गया। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से स्टेप उठाता है कि एक दूसरे घर की बेटी को अपने घर में अपनी बेटी बना करके ले जाता है और दहेज रूपी जो कुरीति है उसका पुरजोर विरोध करता है, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की समाज में बहुत आवश्यकता है कि वो बेटी जो सामाजिक स्ट्रक्चर में जिस कहा जाता है कि जिसका अपना कोई घर नहीं है, या तो मायका है या ससुराल है, तो ऐसे समय में आपने ये दिखाने की कोशिश की कि आपका सिर्फ मायका और अपना घर है। थैंक यू सो मच सर। साथ में ही प्रधानाचार्य नरेश कुमार सर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी उनको मैंने सुना और ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया, उन्होंने बताया अनुभव कि किस तरीके से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जब ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कभी किसी चीज़ पर हम रिएक्ट करके बनाते हैं, कभी किसी चीज़ से अगर हम शोषित पीड़ित हैं तो उसके वजह से बनाते हैं। साथ में ही चंद्रमोहन जी हैं जो कि एंकरिंग कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ निरंतर, बहुत अच्छी आप एंकरिंग कर रहे हैं सर। और साथ में ही समस्त कार्यकारिणी को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ माता सावित्रीबाई फुले जी, जिनकी कल जयंती है, लेकिन आज उनका जन्मदिन का आयोजन आप लोगों ने रखा है। माता सावित्रीबाई फुले की अगर बात करें, मैं एक बार कल्पना करती हूँ कि आज जिस शादी को हम बाल विवाह कह रहे हैं, उस समय में वो एक कॉमन प्रथा थी। एक 9 साल की बच्ची शादी करके अपने ससुराल जाती है और वो व्यक्ति हैं फुले जी, जो कि जिनकी उम्र 12 साल है। उस जोड़ी ने पूरे देश में परचम लहरा दिया।
उस बच्ची को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। तो मेरा ये कहना है हमारी बहनों से जो सामने बैठी हुई हैं कि अगर अपने पतियों से, अपने भाइयों से, अपने पार्टनर से, अपने पिता से कुछ मांगना है तो एजुकेशन की डिमांड करिए, गहनों की नहीं। अगर कुछ मांगना है तो वाकई में संपत्ति में इक्वल प्रॉपर्टी की डिमांड करिए, जिससे आपको अगर कभी कल स्कूल खोलना पड़े, कॉलेज खोलना पड़े, तो उस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकें। गहने नो डाउट हमारे भारतीय कल्चर में स्त्री धन के रूप में उसको बोला जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव कहता है कि आपका गहना असली आपकी एजुकेशन, आपका व्यक्तित्व, आपका डेवलपमेंट, आपका एक्सपोजर, ये सब होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को शादी में गहने देने की जगह, शायद दहेज देने की जगह उसको एक अच्छी एजुकेशन देंगे, तो शायद वो एक अच्छा पार्टनर भी ढूंढेगी जो उसका सम्मान भी करेगा, उसको आगे भी बढ़ने देगा, और आपके हमारे घर की बेटियां दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं होगी। तो ऐसे एक जीवन साथी जिनकी मैं अब बात कर रही हूँ, माता सावित्रीबाई फुले, जिनकी किसी भी बात में हम बिना उनके पति की बात किए उनकी बात कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसी जोड़ी को मैं नमन करती हूँ। अगर आज के समय की बात करें कि उस समय ये समस्या थी कि माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी, जब पढ़ाने जाती थी, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। आज के समय में मुझे पता है कि कीचड़ फेंकने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन कमेंट करके, जैसे कि अभी मैम कटारिया मैम ने यहाँ पर बताया कि वो कमेंट करके आपको जरूर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि माता सावित्रीबाई फुले से बहुत कम, हार्डली 20% हमारा संघर्ष बचा है। वो तो 100% संघर्ष करके उस समय में आगे बढ़ी और हमारे लिए विद्यालय बना दिए। तो हमारा संघर्ष बहुत कम है, और इस संघर्ष में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। एक बात मुझे हमेशा खटकती है, नो डाउट मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरी बहनों माताओं की संख्या इक्वल लेवल पे है, और मंच पर तो संख्या ज़्यादा ही है। लेकिन क्या एक्चुअल में अगर हम बात करना चाहते हैं कि वाकई में समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्या एक्चुअल में उतना ही सम्मान, उतना ही स्पेस, उतना ही एक्सपोजर हम अपने घर की स्त्री को दे रहे हैं? किसी कार्यक्रम में, आयोजन में ले जाना एक बात है, जरूरी है, क्योंकि चीज़ें सुनेंगी स्त्रियां, समझेंगी। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि हमारे समाज में, पूरे भारत की बात कर रही हूँ, ये बात जो है एक जेंडर की भी है, वर्ल्ड लेवल की भी बात करूँ, कि क्या हमने एक्चुअल में अपने घर की बेटी को उसी तरीके से, बिना भेदभावपूर्ण रवैये से बेटे की तरह बाहर निकाला है? क्या उसको हमने एक्सपोजर दिया है? एक बेटा बेटी की परवरिश की इस मंच पर बहुत सारी बातें हुई। एक बेटा और बेटी की जब परवरिश हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चा हमारा है जो वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, माइनर बच्चा मोटरसाइकिल उठा ले गया, पिताजी की वो चला रहा है, पिताजी खुश हो रहे हैं कि बेटा हमारा गाड़ी चलाना सीख गया, बेटा हमारा क्रिकेट खेल रहा है, बेटा मसल्स पावर बना रहा है, जिम जा रहा है, हर जगह जा रहा है। लेकिन उस समय आपकी बेटी क्या कर रही है? किचन में चाय बना रही है। नो डाउट कि हमने अपनी बेटियों को तब भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है, लेकिन इन जनरल बात करें, अभी भी हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जब घर में कोई रिश्तेदार आता है, टीवी चल रही है और हम टीवी पर देख रहे हैं कि देश दुनिया की बातें हो रही है, न्यूज़ चल रही है, क्या हम अपनी बेटी और अपनी पत्नी को उस समय वहाँ पर बैठाल करके एक बार ये कहते हैं कि आप भी देश की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए, आप भी सामाजिक ताने बाने को समझ लीजिए, और आप भी उन चीज़ों को, राजनीतिक चीज़ों को समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि हरियाणा का कौन मुख्यमंत्री होने वाला है, आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री होगा, आप समझ लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। अगर आपने अपने घर की स्त्री को उस समय नहीं बैठाला वहाँ आपकी चेयर पर, आपकी सोफे पर, और उस समय वो अगर किचन में काम कर रही है जिसके क्राइटेरिया फिक्स किए गए, मैं ये बात कहती हूँ, वाकई में ये सामाजिक क्रांति जो कि इस तरीके के व्यवहार से 10-15 साल में हो सकती है,
उसमें आप अभी 50 साल लगाएंगे, क्योंकि एक आबादी जो महिलाओं की आपके घर में 50% है, वो अगर उसको एक्सपोजर नहीं दिया, उसको न्यूज में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, बेटी को बाहर घूमने जाना है, बेटी को दुनिया सीखनी है, एक्सपोजर मिलना है, अगर आपने रोका तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आपने उस 49% जो 50% आपके घरों में है, उस आबादी को आपने इक्वल रूप से पढ़ने का मौका दे दिया, ऑफिस से आकर के अगर आपकी पत्नी, आपकी बेटी कुछ पढ़ रही है, उसको आपने इनिशिएटिव लेने के लिए बोला और जाकर के अगर आपने खुद चाय बना ली, तो शायद इसमें मुझे लगता है कि वो परिवार की एक बार कल्पना करिए कि आप ऑफिस से आने के बाद आपका बेटा या बेटी ये नहीं कहेंगे पापा मम्मी को ये क्वेश्चन नहीं आता है, हमने पूछा था, आप बता दीजिए। क्योंकि आपकी पत्नी भरे ही घर में रह रही है, लेकिन उसको वो हर चीज़ पता है जिससे उसके बेटे और बेटी का डेवलपमेंट हो सकता है। इस तरीके से समाज बढ़ता है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे जो पहले की पीढ़ियाँ, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो ही हमें बताएंगे कि कैसे क्या करना है, और आगे आने वाले समय में बहुत समय लगता चला जाएगा। रेप की अगर घटनाओं की बात करें, मैंने निर्भया केस में फाइट किया। ये फाइट इतनी आसान नहीं थी। कभी मौका मिलेगा तो बहुत एक लंबा डिस्कशन है, इस पे आप लोगों के समक्ष रखूंगी। लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ, उस व्यवस्था से लड़ना जो कि एक पूरी व्यवस्था सिस्टम बनी हुई है कि हमारे देश के अंदर हजारों फांसी की सजाएं लोगों को सुनाई जा चुकी हैं, लेकिन दी नहीं गई है, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। उस सिस्टम को चैलेंज करना आसान नहीं था। एक गांव की बेटी जो कि अपने पढ़ाई के लिए खुद संघर्ष करके दिल्ली में आकर के अपने लिए फाइट कर रही थी, उसके लिए उन पुरुषों के बराबर खड़े होकर के लड़ना आसान नहीं था। उन माननीय जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करती हूँ, वहाँ पर जा करके बार बार केस को लिस्ट कराना कि एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, इतना आसान नहीं था वहाँ केस फाइट करना। 4 लोगों को फांसी की सजा कराना आसान नहीं था। जिद थी मेरी ये कि किसी भी बेटी के साथ जिसका जीने का अधिकार है, जिसका पढ़ने का अधिकार है, कोई उसके साथ इतनी दरिंदगी करके कैसे मार सकता है। एक बार वो दर्द महसूस करो कि हमने सिस्टम के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू, प्रोविजन के थ्रू आपको फांसी कराई है। आप तो हमारी बेटियों को अभी भी कहीं पर भी अकेला पाते हैं। 9 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, उसको गैंग रेप करके मार देते हैं। अगर वाकई में डिस्क्रिमिनेशन हमारी बेटियों बहनों के साथ ना हो, असुरक्षा ना हो उनके लिए, तो शायद मेरा देश वाकई में समृद्ध भारत बनेगा। लेकिन क्या किया गया है कि यहाँ पर सिस्टम में कास्ट सिस्टम आ गया, क्लास सिस्टम आ गया। पहले तो कास्ट बहुत हावी था, जब तक कास्ट सिस्टम को हम खत्म करते तब तक यहाँ पर क्लास सिस्टम आ गया, जैसे कि अभी रंगा सर बता करके गए हैं और भी सर लोगों ने बताया है। मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहती हूँ, मेरा समृद्ध भारत एक ट्रस्ट है जिसके तहत मैं सावित्री माताबाई फुले के एक कदम आगे बढ़ करके हम स्कूलों की भी स्थापना करेंगे और इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अपने देश की बेटियों के लिए बनाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है। उसमें हमारे, और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ बहुजन या दलित समाज की नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी होगी देश की हर जाति की बेटी के लिए। क्योंकि जो गुमराह करके बेटियों को भी जाति व्यवस्था में पिरो दिया गया, उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर समानता की बात होगी, असमानता की नहीं। हम वो नैरेटिव बनाएंगे जहाँ पर हर कोई इक्वल है, चाहे बौद्ध धर्म हो हमारा, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितनी भी बात की है, उनको लोग भले ही ये बोल देते हैं कि वो अंबेडकर जी जो थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के थे। अभी मैम बता करके गई, अनु मेहरा मैम, की संविधान दे दिया तो उस संविधान तो सभी के लिए है, लेकिन उस संविधान से भी लोगों को गुरेज है, मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग समतावादी लोग हैं, एक्चुअल में राष्ट्रवादी लोग हैं। और अगर हम लोग जाकर के शासन सत्ता में लीड करेंगे तो इस देश की जो 10% आबादी है, जिसको ये सारे संसाधनों पर कब्जा है, हम आपसे छीनना नहीं चाहेंगे, लेकिन अब और आपको हम लेने नहीं देना चाहते हैं।